सर ये कम से कम 12 सवाल मुझसे पूछे गए थे और 12 सवाल की 12 क्वेश्चंस की मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि आके मैंने इसको तुरंत प्रिपेयर किया कि मुझसे क्या पूछा गया था। मतलब इसके बावजूद कि सर की इंग्लिश बहुत शानदार है, फिर भी इनको हिंदी में प्रश्न किया, तो मतलब ऐसा कोई है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जरूरी नहीं। और सर इसमें जैसे मान लीजिए आपसे हिंदी में पूछ रहा है, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, तो आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, ये जाहिर सी बात है, आपको समझना है बात को। अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ रही है और ही इज टॉकिंग इन हिंदी एंड यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो मुझसे ये पूछा था कि क्लास सेकंड के बच्चे को आप कितने घंटे का होमवर्क देंगे। जैसे जब मेरा इंटरव्यू 2019 में हुआ था, तो 2017 में एक RT अमेंडमेंट हुआ था, हालांकि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। शुगर क्यूब प्लस वाटर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैंने अपने इंटरव्यू में देखी या मुझसे पूछा गया। आप जब जाएंगे तो कुछ उनके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर द स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं। और मेरे केस में क्या था कि एक आधा कटा हुआ बॉटल रखा। हाँ, इंग्लिश की पोयम, हिंदी की पोयम, मैथ्स का कोई टॉपिक रखिए, EVS का कोई टॉपिक रखिए। सर डेमो के बारे में आपने किस टॉपिक पे डेमो दिया था, ये बता दीजिए। डेमो सर जैसा कि अभी मैंने बताया, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। स्वर्ग कुछ होता नहीं है, बल्कि एक मन की धारणा है, कई फिलोसफर्स ने इस बात को बताया है। और स्वर्ग है तो इस धरती पर है, और इसको स्वर्ग बनाया है कई सारे लोगों ने मिलकर, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर इस समाज को बेहतर बनाया है अपने लगन और परिश्रम से। इसी क्रम में हम आज बातचीत करेंगे केंद्रीय विद्यालय के एक शानदार शिक्षक से, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम से केंद्रीय विद्यालय में एक पद को प्राप्त किया और आज कार्यरत हैं शानदार शिक्षक के रूप में। बच्चों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको रूबरू होकर पढ़ाते हैं डूबकर। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे मनीष मधुबन चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए, और बहुत बहुत आभार आपका। सर हमारी बातचीत केंद्रीय विद्यालय के आपके इंटरव्यू पर केंद्रित रहेगा। बिल्कुल। बाकी बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन आजकल बच्चों ने रिटन एग्जाम देकर घर पर तैयारी कर रहे हैं, और इससे रिटन के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न चल रहे हैं, कि प्रश्न केवल इंग्लिश में होगा या हिंदी में, हॉबी से क्या पूछेंगे, डेमो क्या सेलेक्ट करूं, ड्रेस कैसा होना चाहिए, पैनल में कितने लोग होंगे, कोई प्रश्न यदि नहीं आया तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्या केवल इंटरव्यू में पास करना जरूरी है या रिटन में पास करना या दोनों में पास करना। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे सर से कि सर ने कैसे इंटरव्यू को फेस किया और कैसे पैनल और प्रश्नों को हैंडल किया। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन किस ईयर का है? सर्वप्रथम 2019 में सर मैंने एज अ प्राथमिक शिक्षक जो है केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग मेरी मुजफ्फरनगर रही है। अच्छा, और मुजफ्फरनगर यूपी? हाँ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। वैसे आप यूपी के ही हैं सर? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? उत्तर प्रदेश सर। वैसे डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है सुल्तानपुर। अच्छा। लेकिन अभी वर्तमान में मैं लखनऊ के पास जो है पोस्टिंग। अच्छा जी। तो मतलब और आपकी जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल वो कैसा, क्या थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। दरअसल मेरी जो शिक्षा हुई है, प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव के स्कूल में, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्या बात है। यूपी के, वहाँ मेरी 1st से लेकर 5th तक की जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ हुई है। उसके बाद मैं जो है क्लास 6 से यहाँ दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरी जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन हुई है। आफ्टर दैट मैंने जो है दिल्ली SCRT से 2 वर्ष का जो डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DLED कहते हैं। एंड देन जो है मैं यहाँ एज KVS का रिटर्न देने के बाद मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय में। मैंने ये भी जाना, मैं आप बातचीत के क्रम में हमें बताए थे KVS से पहले आपका सिलेक्शन कहीं और भी हुआ था, वो थोड़ा बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। इससे पहले एक मेरे साथ बहुत अच्छा ये रहा है, या मैंने देखा है कि जैसे ही मैंने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया, या डिप्लोमा करने के अंत, डिप्लोमा का मतलब है कि आपने जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए, क्या उसका वर्ड क्या नाम है? उसको DLED कहते हैं सर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है उसको। हाँ। BTC भी कई राज्यों में कहते हैं, जैसे आप राजस्थान में उसको BSTC कहा जाता है, और JBT भी कहते हैं, BTC भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको संबोधित करते हैं। तो दिल्ली में ये है कि आप 12वीं के बाद जो है इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अच्छा। तो इस कोर्स को करने के बाद जैसे ही 2017 में मैंने ये कंप्लीट किया, उस समय जो है रीट का एग्ज़ाम आया हुआ था, तो रीट मैंने जो है फिल किया और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो सर मैंने राजस्थान में भी जो है 6 महीने की सर्विस की हुई है। मतलब राजस्थान में एक टीचर के रूप में कार्यरत थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा और वहाँ पे सिलेक्शन 2019 यानी 18 में जो फॉर्म आया, 19 में जो पोस्टिंग हुई, उसमें सर का सिलेक्शन हुआ है। इतनी कम उम्र में सफलता के लिए कैसा लगा मतलब परिवार वालों को? हाँ, एक तो बहुत अच्छा लगता है। दरअसल सर जहाँ से हम लोग आते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसमें एक माहौल रहता है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। गांव के सभी लोग आपको देखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा रहा कि सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए अच्छा था सर, बढ़िया था। तो चलिए अब इंटरव्यू पे पूरी तरह से फोकस होते हैं। बिल्कुल। कहाँ पर इंटरव्यू हुआ था आपका? सर मेरा इंटरव्यू जो है, चूँकि मैंने दिल्ली का अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट डाला था, एड्रेस जो है मेरा दिल्ली का था, तो मुझे इंटरव्यू के लिए जो है नोएडा सेक्टर 24 बुलाया गया था। वहाँ पर नोएडा। अच्छा, तो मतलब घर में ही लगभग हो गया। हाँ, एक तरह से अगर कहें नोएडा मतलब यूपी में, और दिल्ली में पले बढ़े। हाँ। पले बढ़े क्या मतलब, छठी से पढ़ा अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो दोनों के बीच में बढ़िया रहा। हाँ, तो जगह को लेकर कोई होता है क्या? जैसे मान लीजिए टीजीटी इंग्लिश के लिए मैंने बातचीत हुई हमारी बहुत सारे इंटरव्यू देने वालों से, तो उन्होंने कहा कि मुंबई हुआ, तो वो एक असर होता है क्या जगहों का? हाँ, देखिए संगठन इसको अपने अनुसार निर्धारित करता है। जैसे कई बार कहते हैं कि पीजीटी हिंदी का जो इंटरव्यू होता है वो लखनऊ में होता है। हाँ। है ना? तो अलग अलग आपको अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है केवीएस आपको प्लेस देता है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना होता है। तो आपको मुझे लगता है कि एक फ़ायदा हुआ कि नोएडा में है, जगह में है, या कोई असर नहीं था कि जहाँ कहीं हुई हो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक अच्छा रहा सर, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है संगठन ने एड्रेस के अनुसार जो है मेरे साथ जो है सारी चीज़ें की हैं। क्योंकि एड्रेस के अनुसार ही मेरा जो है इंटरव्यू की जगह निर्धारित की गई। नोएडा 24 मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर से, जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे पोस्टिंग भी ऐसी जगह मिली जो मेरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये मान के चलिए कि मुजफ्फरनगर 120 किलोमीटर्स पड़ता है मेरे जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कहने का मतलब एक तरह से संगठन का भी यह प्रयास रहता है कि नियरेस्ट पोस्टिंग दी जाए, ताकि जो है कैंडिडेट को जो है आसानी हो। आपको ये याद है कि हमारे साथ के विनीत हैं, विनीत सर जो टीजीटी, उनका दिल्ली में है लेकिन उनको असम दिया है। हालांकि उन्होंने चॉइस बढ़ा था, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। अच्छा। कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि दूर देते ही देते हैं क्या? तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि दूर आपको देंगे ही देंगे। वो आपने चॉइस भरा और सीट कितना उपलब्ध है और आपकी रैंकिंग कैसी है, ये सब पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनीत सर का टीजीटी एसएसटी असम में है, और हम तो हंस रहे थे उस समय कि जाओ असम में अब, लेकिन उन्होंने 3 साल का हार्ड स्टेशन काटने के बाद फिर मन चाहा जगह आपको मिल जाता है। हाँ, अब वो दिल्ली आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरह से सर टैक्टिक्स भी होती है कैंडिडेट्स की। मैंने ये देखा है कि अगर आपको अपने होम टाउन आना है, केवीएस में ये स्पेशल होता है, अगर आपको होम टाउन आना है तो पहले उसके आप हार्ड स्टेशन ले लीजिए, उसमें आपके अंक बढ़ जाएंगे। कोई भी आप हार्ड स्टेशन ले लेंगे तो आपको हार्ड स्टेशन का जो भी अंक है वो मिलता है, और उस अंक के आधार पर आप जो है अपने होम टाउन आ जाते हैं। अंक का मतलब है कि जैसे आप हार्ड स्टेशन पे आप सिलेक्शन लेंगे तो वहाँ पे जितने दिन जॉब करेंगे, मतलब ईयर के हिसाब से, वो ट्रांसफरेबल अंक होता है। वो अलग अंक है, एग्जाम वाली अंक की बात और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको मिलेगा। 3 साल मोस्टली काटने के बाद इतने आपके अंक हो जाएंगे कि आप जमन चाहे जहाँ भी किसी को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप सिलेक्शन मतलब आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वो ये अंक की बात कर रहे हैं। ये एक नियम अच्छा है कि होम टाउन आने के बाद के लोग डरते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट इंडिया वर्क करने के लिए तैयार रहो, पूरा देश दुनिया एक मानो, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का की फीलिंग रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब बात इंटरव्यू पे आते हैं, तो सर डॉक्यूमेंट में मतलब आप क्या क्या ले गए थे और कैसा क्या कोई परेशानी हुई तो बताइए। हाँ, देखिए डॉक्यूमेंट में आप जो है अपने सारे ओरिजिनल मार्कशीट ले लीजिए। बेसिकली इसे डॉक्यूमेंट में मांगते क्या है पीआरटी में, अगर मैं बात करूँ तो आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, अपनी 12th की मार्कशीट ले जाएंगे आप। उसके बाद अपना डिप्लोमा का जो आपने बीटीसी की है या डीएलएड किया है, आपने बीएसटीसी की है, उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट आता है जो आप यदि मतलब जनरल के बियॉन्ड है, यानी जनरल किसी कैटेगरी में है, तो अब ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसका जो है ले जाएंगे आप, ओबीसी के हैं तो उसका जो है परस्यू करेंगे, एससी एसटी उसके अकॉर्डिंग है। तो अपना एक ओरिजिनल जो है सेट्स अलग प्रिपेयर कर लेंगे, उसके साथ में फोटोकॉपी भी अलग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में यही बेसिकली जो प्राइमरी के लिए नीड्स होती है कि 10th 12th की मार्कशीट रहेगी आपकी, और साथ में बीटीसी का मार्कशीट रहेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और साथ के साथ उसकी फोटोकॉपी, जितनी कॉपी मांगता है वो। बिल्कुल। मैंने इसमें मैं सर एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो केवीएस अपना एक परफॉर्मा जो है जारी करता है ना।
और वो भी जारी करता है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसको आप ऑफिशियल आधिकारिक साइट से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि जो उस परफॉर्मा का क्या फॉर्मेट है, उसके आधार पर आप जो है अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवाएंगे, SC/ST सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है और समय समय पर आप साइट भी देखते रहें, अगर कुछ नई अपडेट आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको गो थ्रू करेंगे। जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपके साथ एक डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गया था आपके ओबीसी को लेकर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? हाँ, ये सर जो चैनल है आपका मनीष पदवन, उस पर मैं देख रहा हूँ कई बच्चों का डाउट आता है। हाँ। कि ओबीसी है, एक्सपायर हो गया है, SC/ST है या ST है। जैसे ओबीसी में जनरली ये दिक्कत होती है कि मुझे लगता है 3 वर्ष 3 वर्ष है उसकी वैलिडिटी। हाँ, 3 इकोनॉमिक ईयर्स जो फिजिकल ईयर्स होता है। क्योंकि होता क्या, ओबीसी अदर बैकवर्ड का क्लास, इसका मतलब ये है कि क्रीमी लेयर में आप नहीं आते हैं, मतलब आपकी इनकम बियॉन्ड नहीं हो जाए जो सरकार का निर्धारित जनरली 7-8 लाख है जी, तो 3 साल में फ्लैक्चुएट कर सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए 3 साल रखा गया है। 3 साल में आप मान लीजिए क्रीमी लेयर में आ गए तो आपको नहीं मिलेगा ओबीसी का। बिल्कुल। वो जी, तो आपके साथ क्या हुआ था वो बताइए। हाँ, इसमें जैसे ओबीसी में आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी 3 वर्ष का उसका पीरियड है उससे पहले आप रिन्यू करा लें। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जो है मेरा सर्टिफिकेट सर रिन्यू नहीं हुआ था। अब चूंकि मतलब 3 साल से ज़्यादा। हाँ, 3 साल से ज़्यादा का हो गया था। तो इस संबंध में थोड़ा सा ये रहा मेरे साथ कि वहाँ पर जो है सारा कुछ देखते हैं, आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि 3 साल से एक्सपायर हो रहा है मेरा डॉक्यूमेंट ओबीसी का। तो कहीं ना कहीं सब लोग बैठे होते हैं, चारों तरफ आपको देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार डॉक्यूमेंट मेरा जो है नहीं मैच कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, है ना। या बहुत सारा डर रहता है बच्चों के अंदर कि कहीं जो है मार्क्स थोड़ा कम तो नहीं है या कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है। तो अगर जरा सा भी वहाँ पर अगर क्ल्यू निकल रहा है या जरा सा भी ऑब्जेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से डर जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा रहा। लेकिन वहाँ पर एक मुझसे एप्लीकेशन लिखाई गई कि मेरा जो ओबीसी का पहले क्या कहा कि आपको तो बियॉन्ड आप चले जाए, ऐसा तो हाँ नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, जहाँ तक डेट देखा कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेक्टेड हैं, अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्वालिफाई किया है, आपने रिटर्न जो है क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कभी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है या इशू आता है तो वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो हाँ, प्रॉब्लम जेन्युइन है तो। अब मेरे साथ क्या था सर कि मेरा जो ओबीसी का एक्सपायर हो गया था, जैसा कि मैंने बताया, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई। हाँ, जो एप्लीकेशन वाली बात बता। हाँ, कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसके इतने ड्यूरेशन बाद आपको अपना जो है रिन्यूअल ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जो है जमा करना, सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आपने कराया? हाँ बिल्कुल कराया। कहाँ पे करवाया? सर मैंने ज्वाइन किया जो है अगस्त 2019 में, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद जो है मैंने ओरिजिनल जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट जो मेरा रिन्यूड था उसको वहाँ पर। कितने दिनों का टाइम दिया आपको? सर टाइम तो आज एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी 15 दिन 1 महीना देता है वो। हाँ, मुझे लगभग 2 मंथ्स के बाद जो है वहाँ, क्योंकि पर्सनल फाइल जाती है आपकी उस विद्यालय में, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखा होता है कि आप एक इनका अपडेटेड ओबीसी जो रिन्यूअल वाला है वो जमा करें, यानी वो देखें। इन्होंने जमा करवाया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी नाम में मेरे पिता के नाम में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम का मतलब है कि अक्षर का डिफरेंस था कहीं कहीं पे, तो उन्होंने एक एफिडेविट लिया कोर्ट का, तो मैंने जमा कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ देखिए सर, इसमें एक जरूरी नहीं है कि आप इसी एग्ज़ाम के संबंध में, भविष्य में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं या कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए एक एफिडेविट लगता है। अगर वो जेन्युइन सी बात है, कई बार मानवीय भूल के कारण हम गलत भर देते हैं या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो उसके लिए मैंने देखा है बच्चों का डाउट रहता है, तो उसके लिए परेशान ना हो, आप एक एफिडेविट लगाएंगे कि मानवीय भूल बस ऐसा हो गया है और फिर वो रेक्टिफाई कर देता है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, तो अब आते हैं फिर आपकी बारी कब आई? मतलब सुबह में जल्दी आ गई, दोपहर या शाम को, कैसा रहा टाइमिंग, थोड़ा सा वो बताइए। सर देखिए, जैसा भी इंटरव्यू होता है तो हम लोग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम दिया रहता है, तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाते हैं। सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो सुबह पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुबह रिपोर्ट करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है, जहाँ तक मेरी बात है या जो मेरे साथ होगा, कि मेरा जो है शाम को जो है आफ्टरनून के बाद, लंच के बाद का मुझे टाइम दिया गया था इंटरव्यू के लिए। वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया, उसके बाद बैठाया गया था? हाँ, वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है बिठाया जाएगा, सीरियल वाइज ही वो लोग बिठा देते हैं। जैसे आपका सपोज किसी रूम में होना है या तो उस रूम के बाहर ही आपको पर्टिकुलर एक रो में चेयर लगा दी जाएंगी, वहाँ पर आप बैठेंगे और देन रो वाइज या अपनी टर्न वाइज आपको अंदर जाना होता है। तो
कॉल आए तो बताइए, उसके बाद जब एंटर किया आपने रूम में, या उससे पहले जो बाहर आ रहे थे इंटरव्यू दे के, उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा ये मिथ है कि जो भी इंटरव्यू देकर आ रहा है कैंडिडेट, आप उससे, मुझे नहीं लगता टॉक करना ठीक है। आपने की थी? जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, मैंने सिर्फ नहीं की थी। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो इंटरव्यू देकर आ रहा है व्यक्ति, उससे अगर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होगे कि अच्छा ये पूछ सकते हैं। आपने सपोज आप पूरी तरह से शांत बैठे हो और आपसे पूछ लिया कि एनसीएफ के बारे में पूछा, तो आप एनसीएफ को खंगालने लगोगे। कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस जो है वो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू रूम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप बिल्कुल शांत रहिए, शून्य में रहिए, बिल्कुल आराम से बैठिए, और जब आपका टर्न आता है यू हैव टू गो एंड यू हैव टू परफॉर्म। तो आपकी बारी, चौकीदार ने कहा कि आप जाइए, आप बताइए उसके बाद की बात। हाँ, तो एक बार जब सबका जैसे मान लीजिए टर्न वाइज चलता है, तो नेक्स्ट ऐसा रहता है, क्योंकि सर चेयर्स लगी होती हैं, वो चेयर शिफ्ट होती रहती हैं कि मतलब अगला बंदा गया, देन यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू सिट ऑन द नेक्स्ट चेयर। अच्छा, ऐसा मेरे साथ नहीं था। अच्छा, ऐसे खड़ा गया था ऐसे, मतलब मेरे रूम के बाहर में। अच्छा, जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था उसके बाहर 4-5 लोगों को खड़ा किया था, और बारी बारी से अंदर। नहीं सर, हमारे यहाँ क्या थी 64। अच्छा, चेयर खिसका रहे हैं। हाँ, चेयर, ये भी एक नई बात पता चली। हाँ हाँ, चेयर खिसकाने का मतलब ये है सर कि एक चेयर पे चेयर। हाँ हाँ, गैलरी थी एक, हाँ, और गैलरी के साइड साइड रूम्स थे, तो चेयर्स लगा दी गई थी 8-10। आके आप एक चेयर खिसकना, उसमें कलेजा दग दग कर। हाँ, नहीं, चेयर खिसकाना नहीं था सर उसमें, मैं कह रहा हूँ चेयर से उठकर दूसरी चेयर पर समझ गया, दूसरी चेयर पर बैठना होता था आपको। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर था। आपने किसी को धक्का नहीं मारा? भाई तुम्हारी बारी आई, मैं बाद में जाऊंगा। हाँ, एक पर्टिकुलर टर्न होता है। अच्छा, हाँ, कि ऐसा नहीं कि आप बीच में चले गए, ऐसा मुझे नहीं लगता जहाँ तक होता है। नहीं, जैसे भंडारे में होता है ना, धकेल के आगे कर। नहीं सर, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं रहा है। आप तो बताइए आगे। तो एक बार ऐसा आएगा कि जब आपको जाना होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है सर इंटरव्यू में, कि आपको पता है आपको जाना है, तो बिल्कुल शांत रहिए। कोई मन में ये प्रश्न ना चले कि अच्छा ये पूछ लेंगे तो क्या होगा, अच्छा वो पूछ लेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये जो मन में जो सारा डिस्टर्बेंस चलता है, इसको बिल्कुल शांत करिए और आराम से बिल्कुल शून्य में होकर अंदर जाइए। ठीक है, तो सर मैंने एंटर किया, सबको ग्रीट किया, और देन आई हैव टेकन माय चेयर। सामने जाते ही क्या दिखा पैनल में? लोगों के बारे में बताइए, कितने लोग थे, कैसे थे, मेल फीमेल का रेशियो क्या था? सर जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पैनल में जो है 5 लोग थे, 5 जो है लोग थे, और ये पूरा टेबल लगा था, और एक जो है साइड में बैठा होता है, एक वुमेन थी, वो साइड में बैठी थी। अच्छा, 5 लोग। केवी का रूम था? हाँ, केंद्रीय विद्यालय का रूम था। मतलब जो क्लास होती है फर्स्ट सेकंड, ऐसे कुछ मतलब क्लासेस थी कोई, या कोई ऑफिस टाइप था? एज सच सर कोई ऑफिस टाइप में नहीं था, बोर्ड लगा हुआ होता है। बेसिकली जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं केवीएस के, वो एक क्लासरूम ही होता है। तो सारे बेंच वगैरह हटा दिया, अपना इंटरव्यू रूम बना दिया? हाँ, उसको सारा जो है हटा देते हैं, सारा इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो प्रॉपर इंटरव्यू रूम की फॉर्म में, इंटरव्यू रूम की फॉर्म में लगे, है ना। बोर्ड लगा होता है, रूम का स्ट्रक्चर वही होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन वो उसको एज अ इंटरव्यू की तरह सेट कर दिया जाता है। आपने जब दरवाज़ा खोला तो सामने मे आई कम इन सर, या कैसे क्या बोला आपने? मे आई कम इन सर बोला, क्या बोला ऐसे कुछ? क्योंकि सर मैडम दोनों थे। हाँ बिल्कुल, इसके लिए आप बच सकते हैं इसमें। यू हैव टू से मे आई कम इन ओनली। अच्छा, डू नॉट यूज एनी मैम और सर, यू हैव टू से जस्ट मे आई कम इन। या जिससे आई कांटेक्ट हुआ, हाँ, बोल सकते हैं। कई बार ये भी प्रश्न रहता है बच्चों की, सर नमस्कार किसको करें, हम ग्रीट किसको करें, हाँ, है ना। तो जैसे कुछ हो सकता है, कुछ आप गए और इंटरव्यूअर कुछ पढ़ रहा है, ऐसे कुछ रीड कर रहा है, हाँ, क्योंकि फाइल आपकी पहले पहुंची। हाँ, फाइल वो आपको देख रहा होता है, या फाइल आप में आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कि सर नमस्कार या सर ऐसे नहीं, आपसे जो आई कांटेक्ट हो रहा है उससे आप एक बार जो है ग्रीट कर लीजिए उसको, देन यू हैव टू टेक योर चेयर। तो गए तो आपको कहा बैठने के लिए? हाँ, मुझे बैठने के लिए कहा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बहुत विलम्ब हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ गया। और थोड़ा सा मैं, चूँकि अब सर सुबह के चले होते हैं हम लोग, 5 o'clock घर से रेडी होकर जाना होता है, और फिर वहाँ बैठना, देयर इज़ नथिंग, नो स्टॉल्स एट देयर एंड नथिंग इज़ देयर, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि थोड़ा सा डल हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑफर किया कि यू हैव टू टेक नमकीन्स, वो बिस्किट और नमकीन्स रखे हुए थे। अच्छा, हाँ, दे हैव गिवन मी कि आप इसको पहले खा लीजिए, आराम से पानी पीजिए, बिल्कुल कंफर्ट जोन में आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। उसका पर्पस होता है कि इसको एकदम नेचुरल कर दें, इसके अंदर का डर खत्म कर दें, इसको बता दें कि हम आप ही के बीच के हैं, हम आपका बेस्ट देखना चाहते हैं।
बिल्कुल। क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई होती है, जितने पैनल होते हैं, कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट छांट के लाना है कैंडिडेट केवी के लिए। बिल्कुल। तो मतलब जब वो नेचुरल नहीं रहेगा, डरा रहेगा, तो बोल ही नहीं पाएगा। हो सकता है बढ़िया कैंडिडेट भी मतलब बेकार तरीके से बोले और हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम एक बढ़िया टीचर से वंचित रह जाए, केवी भी तो वंचित रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको नॉर्मल करने का मतलब यही था कि आपको कहा, ऑफर किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑफर किया। और सर 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, उसमें उनको जज करना होता है। 30 मिनट्स तो फिर भी मैंने ज़्यादा बता दिया। उसे कम में भी 20 मिनट्स में उनको जज करना होता है कि हाउ इज़ द टीचर, कैसे है ये, इसका पर्सनालिटी कैसी है, कैसा है, कैसे टीच करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वो भी ये समझते हैं कि पहले कंफर्ट जोन में अगर व्यक्ति आ जाता है तो उससे बात करना कहीं ना कहीं स्वाभाविक होगा, अच्छा होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ रहा और अच्छा रहा मेरे साथ। आपने वो नमकीन वगैरह लेने के बाद फिर कैसे आगे बात हुई? सर मैंने जस्ट आई हैव टेकन जस्ट वाटर ओनली, ठीक है। अच्छा, नमकीन नहीं लिया, पानी लिया? हाँ, मैंने चूंकि उन्होंने सब चूंकि वहाँ पर ऐसा होता है, आइस जो है शुगर क्यूब्स भी रखी होती हैं, और जो है फूड आइटम्स में नमकीन थी, और जो है थोड़ा सा स्वीट भी रखा रहता है। तो दे हैव ऑफर्ड मी ऑल, कि उन्होंने ऑफर किया कि आप इसको लीजिए, खाइए, देन वी हैव टू स्टार्ट योर इंटरव्यू। तो आई हैव जस्ट टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रंक इट। बस उसके बाद मैंने कहा सर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। तो दे हैव स्टार्टेड इट। इसके बाद क्या पूछा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही बात की कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा? इंट्रोडक्शन जहाँ तक मुझे याद है वो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बात हुई थी। हाँ, इंट्रोडक्शन की बात हुई थी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए, जो भी आप नॉर्मल सा परिचय देते हैं, नाम ये है, ये चीज़ें हैं, वो आपको बतानी होती हैं, वो आपको प्रिपेयर करना ही होता है। मैं मेन क्लास पर आ रहा हूँ, इंटरव्यू के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ, उसके बाद वो नॉर्मल वो सुन के थोड़ा सा ये भी हो जाते हैं कि चलो अब आगे बात करें। हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद प्रश्न किया। बिल्कुल। क्या पूछा? हाँ, जो मैं ये कह रहा था सर, इंट्रोडक्शन तो आपको प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। चाहे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर इंटरव्यू, ठीक है। आप एक कम से कम 5 या 1-2 मिनट में अपने आप को पूरा सामने रख पाएँ, एक ऐसा अपना प्रिपेयर कर लीजिए। इसके लिए हो सकता है आप किसी टीचर की सहायता ले लें, या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले लें जो नॉलेजेबल हो, जो जानता हो कि कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपने को जो है बताना है। तो वो थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट सर, जो आप कह रहे थे कि पहला क्वेश्चन क्या था? कहते कहाँ ढूंढोगे मेरे मौत का, मतलब क्या कहते हैं उसको, मेरे इल्ज़ाम देने वाला, जिस पर इल्ज़ाम दोगे। अब ये सर, ये जो इल्ज़ाम है मेरे ही पे रख दो, पूरा मैं नहीं बोल पा रहा। अच्छा। तो मैं ये कुल मिलाकर कहना चाह रहा हूँ कि अब कहाँ ढूंढेंगे ये बच्चे। आप इंट्रोडक्शन के लिए मदद करेंगे बच्चों को? हाँ बिल्कुल। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि बार बार देखा है मैंने कि जो हम लोगों ने सीखा है सर, जो हमने अपने पूरे जीवन में पाया है, क्योंकि संघर्ष करके ही एक आदमी कुछ ना कुछ बनता है, कुछ अचीव करता है, और उस समाज को देखता है, दुनिया को देखता है, और जो चीज़ें उसने सीखी हुई हैं वो बताने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सर हम सहायता करेंगे, जैसा भी। सर बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, और मैं देखता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के बावजूद किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। आप कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि सर को जाके वहाँ पे अपनी जो आपकी जो समस्या इंट्रोडक्शन की, वो टू द पॉइंट, कम लिमिटेड वर्ड्स में एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाए। सर प्लीज़ आप ये बताने की, मतलब इनमें तत्परता होती है और करेंगे। जी सर, बिल्कुल। आप ऑब्वियसली आप बता तो सर सवाल मैं ये बता रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक बात मैं और बता दूं सर, यहाँ चूंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू सर अंग्रेजी में नहीं हुआ था। ठीक वो रहा कि उन्होंने हिंदी से स्टार्ट किया। मेरे से कोई भाषा चयन का भी मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं था कि आप क्या भाषा चयन करते हो। तो सीधा जो है उन्होंने पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये हिंदी में पूछा? हाँ, ये हिंदी में पूछा। अच्छा। तो आपको बताना है बेसिक्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, अगर आपने कुछ किया है, कुछ प्रतिभाग किया है कहीं पर। तो ये सर मेरा पहला प्रश्न था, एक्स्ट्रा करिकुलर। मतलब इसके बावजूद कि सर की इंग्लिश बहुत शानदार है, फिर भी इनको हिंदी में प्रश्न किया। तो मतलब ऐसा कोई है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जरूरी नहीं। और सर इसमें जैसे मान लीजिए आपसे हिंदी में पूछ रहा है, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, तो आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, ये जाहिर सी बात है, आपको समझना है बात को। अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ रही है और ही इज टॉकिंग इन हिंदी एंड यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, और सिचुएशन है ना। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके अंदर जो चीजें हैं उसको समाहित रखिए, जितनी आवश्यकता है उतना जो है आप बाहर दुनिया के सामने रखिए। सिग्नल दें कि आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, है ना, और मदर टंग भी सही है। सिग्नल देना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। ओके,
और इसमें एक बात और है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आप रख सकते हैं जो आप लगेगा कि हाँ बंदा कुछ ना कुछ अंग्रेजी तो जानता है। जैसे अगर कोई बात कहते हैं यस ऑफ कोर्स, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन कहा कि सर आप ये बता Yes, सकते हैं हाँ, यस ऑफ कोर्स, हाँ, यस ऑब्वियसली, इस तरह के कुछ वर्ड्स अपने डिक्शनरी में रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यस ही इज कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज विद इट इज हिंदी और इंग्लिश। आगे बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चूंकि सर टॉपिक तो स्टार्ट हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से, अब चूंकि जैसे ही फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट करता है कि फर्स्ट टॉपिक आपका क्या शुरू हुआ है, जैसे ही फर्स्ट टॉपिक कोई भी आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू उसी दिशा में चल गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं और आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में विद्यालय में पार्टिसिपेट किया है, इसके बारे में बताइए आप। तो दूसरा प्रश्न मेरे से ये था। अच्छा, तो आपने क्या बताया था कि क्या क्या आपने भाग लिया है? हाँ बिल्कुल। या ये कहे कि सर मैं तो पढ़ता रह गया, क्योंकि आप तो पढ़ाकू नेचर के हैं। सच बताया या झूठ बताया? सच बता दो आज क्या। देखिए, पढ़ाकू नेचर के साथ एक आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट कब होता है? एक कोई हमेशा पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जो है एफर्ट लगा रहे हैं स्टडीज़ में तो वो ठीक है, लेकिन आपको बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको रिफ्रेश करती हैं, आपको एंजॉयमेंट करती हैं, आप उसको अगर जिंदगी के दूसरे पहलू से स्पर्श कराती हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एकेडमिक में और अच्छा करोगे। ये जो है कहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम या साइकोलॉजी कि अगर आप बाहर की चीज़ें भी कर रहे हो तो यू कैन परफॉर्म मोर बेटर। आपने क्या बताया ये बताइए। अब सर चूंकि मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट था कि मैं जोनल लेवल में गया हूँ योगा में। क्या बात है। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं योगा में जो है यहाँ अपने विद्यालय की तरफ से जोनल लेवल में गया हूँ, तो उनका ठीक है। और उसके बाद एक बात और है कि मैं मैथमेटिक्स में भी जो है मेंटल मैथ्स का कंपटीशन चलता है सर्वोदय स्कूल्स में, आपको भी जानकारी होगी। हाँ, एक हाँ। मेंटल मैथ की बुक आती है हम लोगों के यहाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा कि जो है आपने कहाँ परफॉर्म किया था जोनल लेवल में, क्या मिला था आपको, क्या कैसे आपने पार्टिसिपेट किया था, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बात हुई थी उस बारे में। तो चलिए इस पे बातचीत तो अगला आगे बताइए। नेक्स्ट थोड़ा सा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है NCF 2005 के बारे में मुझसे पूछा था, NCF 2005। उसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने घंटे का होमवर्क देना चाहिए बच्चे को। मुझसे ये पूछा था कि क्लास सेकंड के बच्चे को आप कितने घंटे का होमवर्क देंगे पर डे। हाँ, तो ये क्वेश्चन था मेरे से। अच्छा, तो इस पे बातचीत हुई। प्रश्न सब कर रहे थे या एक ही तरफ से आ रहा था ज़्यादा, ऐसे कुछ बताइए। अब सर मेरे लिए तो मैं अगर बात करूं तो जो कि पैनल में 5 मेंबर्स थे, तो सिर्फ पूरे इंटरव्यू में मेरे से 2 मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे बस, बाकी सब ऑब्जर्व कर रहे थे। बाकी सब ऑब्जर्व कर रहे थे। सिर्फ ओनली 2 मेंबर्स हैव आस्क्ड क्वेश्चन ओनली। एक NCF का पूछा, एक्स्ट्रा करिकुलम का पूछा, आपने क्या किया है वो ये पूछा। अब आगे और बताइए। हाँ, इसमें एक तो थोड़ा सा होमवर्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। होमवर्क में जो है NCF क्या कहता है कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को कोई होमवर्क नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005। अच्छा, क्लास फर्स्ट सेकंड को आप कोई होमवर्क नहीं देंगे। थोड़ा प्राइमरी के लिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे कि क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए कोई होमवर्क नहीं है, और 3rd to 5th के लिए 1 आवर पर डे, 1 घंटा प्रतिदिन, ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे पूरे वीक में। तो ये आप टॉपिक तैयार कर लें कितने घंटे का होमवर्क देना है, और NCF को आप पूरा गो थ्रू कर लेंगे कि NCF 2005 है क्या। जी, आगे प्रश्न क्या था, कुछ याद हो तो। हाँ, आगे जो है NCF की बात हो गई सर, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो गई। उसके बाद RTE का, हाँ RTE का जो है एक क्वेश्चन है। हाँ, मतलब आपने डायरी में भी कलेक्ट किया था, तो मैं चाहूँगा कि मैंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न, इनको सर को डायरी लिखने की बड़ी अच्छी आदत है, कविता लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, और अपने इंटरव्यू को इन्होंने डायरी में समेटा। और मैं इनका डायरी पलट रहा था तो देखा कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ। तो मैं चाहूँगा, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन है जो मन में चल रहा है, जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलम की बताई, बड़ी अच्छी बात है, ताकि बच्चे इसमें प्रिपेयर करें। जी, आगे देखिए आप। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक बात और आपको ध्यान रखना है जी, कि आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी का कोई ना कोई एम है। तो जब भी आप क्वेश्चन देकर आएँ या कोई भी पेपर देकर आएँ, कोई भी इंटरव्यू देकर आएँ, तो उसका रिव्यू लिखें कि मेरा पेपर कैसा गया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मेरे साथ ये हैबिट रही है कि जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं उसको आकर लिखता था कि ये पोर्शन मेरा अच्छा गया, इसमें सुधार की आवश्यकता है, और इसमें मैंने मिस्टेक की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो एक तरह से हर पेपर का मेरे पास रिव्यू रहता था। तो इसी क्रम में मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू का भी अपना रिव्यू लिखा है कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। हाँ, तो कौन कौन से प्रश्न, एक्चुअली होता क्या है, टीचर में पढ़ने और पढ़ाने का जो गुण है वो जीवन पर्यंत तक रहना चाहिए। आपने सीखना छोड़ दिया तो आपने पढ़ाना छोड़ दिया।
आपको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो सर में एक बड़ा अच्छा है, कविता लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, मन से बोलने की क्षमता रखते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का मतलब केवल गाने डांस और यही नहीं होता है, नाटक होता है, खेल होता है, बहुत सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में है। तो आगे आपके प्रश्न का संकलन है, बिल्कुल बताइए सर। हाँ, इसमें देखिए सर्वप्रथम मैंने लिखा है विस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आरटी में लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ, ये प्रश्न था, ये 5वां प्रश्न है मुझसे। बताइए। हाँ, इस पे सर जैसे जब मेरा इंटरव्यू 2019 में हुआ था तो 2017 में एक आरटी अमेंडमेंट हुआ था। हालांकि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था, अगर जेन्युइन सी बात। सॉरी सर। हाँ सॉरी तो नहीं, इस पर आई हैव नो आइडिया। एक मेरा ये रहता है कि अगर मान लीजिए मुझे नहीं जानकारी तो सर आई हैव नो आइडिया, सॉरी सर, इसमें कहने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। क्यों? क्या बात? हाँ, कि मैंने गुनाह नहीं किया है, झुकेगा नहीं आगे। ठीक है, आई हैव नो आइडिया, आई हैड सेड कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। तो आरटी का अमेंडमेंट हुआ क्या था, आप अब तो बताइए। हाँ, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी के रिगार्डिंग था सर, ये कक्षा 1 से 8वीं तक जो नो डिटेंशन पॉलिसी उसके संबंधित कुछ था। अच्छा। हाँ, आरटी का 2017 में अमेंडमेंट हुआ था। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट वन, ठीक है, अगर एक क्लास 3 के बच्चे को कितने घंटे का होमवर्क देना होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार? अभी मैंने आपको बता दिया कि क्लास 3 4 5 1 आवर पर डे एंड 4 to 5 आवर्स पर वीक, ये आपको होमवर्क का पैटर्न रखना है क्लास 3 4 5 के लिए। और क्लास 1 से 2 के लिए देयर इज नो होमवर्क, ठीक है। अच्छा जी। और उसके बाद सर नेक्स्ट अगर हम उस पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, मेरे पास सर ये कम से कम 12 सवाल मुझसे पूछे गए थे, और 12 सवाल की 12 क्वेश्चंस की मेरे पास लिस्ट है, चूंकि आके मैंने इसको तुरंत प्रिपेयर किया कि मुझसे क्या पूछा गया था। डायरी में लिख लिया? डायरी में लिख लिया। टीचर से पूछते हैं तो कहते हैं याद नहीं रहता, इतना कैसे याद रहेगा? इसमें देखिए 2017 to 2019 का ये एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सर, माइक्रो टीचिंग का फ्लो चार्ट और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये जो है एक क्वेश्चन था। माइक्रो टीचिंग का फ्लो चार्ट क्या होता है, सभी को पता है, 36 मिनट का होता है, 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा प्लानिंग, टीचिंग, रीटीचिंग, रीप्लानिंग और देन अगेन टीचिंग, ठीक है, ये 6 स्टेप्स होते हैं इसमें। माइक्रो टीचिंग का एक फ्लो चार्ट आप तैयार कर लेंगे कि माइक्रो टीचिंग किस लिए होती है, किन बच्चों को रिक्वायर्ड होती है और कब दी जाती है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स LSRW, ठीक है, 4 बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो आपको प्रिपेयर कर लेना। सर अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में इतने प्रश्नों को टच किया इंटरव्यूअर ने, ये बता रहे हैं जी। हाँ। उसके बाद सर नेक्स्ट वन, शुगर क्यूब प्लस वाटर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैंने अपने इंटरव्यू में देखी या मुझसे पूछा गया। आप जब जाएंगे तो कुछ उनके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर द स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, और मेरे केस में क्या था कि एक आधा कटा हुआ बॉटल रखा हुआ था टेबल पर, मतलब बॉटल। अच्छा, आधा कटा हुआ प्लास्टिक का? क्या? हाँ, प्लास्टिक का जो ड्रिंकिंग वाटर आता है, ड्रिंकिंग बॉटल आता है, उसको आधा काट दिया गया था और वहां पर रख दिया गया था। मुझे लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए या कुछ इस तरह के इंटरव्यू रखते हैं, तो वो रखा गया था। तो कुछ उनके पास चीजें होती हैं जिनसे वो आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप पर आ सकते हैं। नहीं तो आपसे पूछा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, उससे सर मुझसे ये पूछा कि वहाँ शुगर क्यूब रखी हुई थी उनकी चाय के लिए, जो शुगर क्यूब का वो लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है ये हाफ जो है फिल्ड प्लास्टिक बॉटल था, तो उसमें उन्होंने शुगर क्यूब को लिया और ग्लास में डाल दिया। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि ये जो है चीनी घुल क्यों रही है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो चूंकि मैंने बीएससी जो है, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बीएससी जो है चल रही है, मैं जो है फाइनल ईयर में कर रहे हैं। हाँ, परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम DU, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है उनके सामने से आया था। तो आपने बखूबी जवाब दिया था उसका? बिल्कुल। तो अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेंगे। आगे का प्रश्न बताइए। हाँ, देन नेक्स्ट इंग्लिश की पोयम दी गई थी, ऑब्वियसली इंग्लिश की एक पोयम थी। आप जैसा कि मैंने बार बार बताया है, क्लासेस में भी बताया है कि आप कम से कम 10 टॉपिक्स अपने पास रखिए, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ सर मैं, 10 टॉपिक्स आप रखिए जिनमें अगर आपको मौका मिलता है, आपको बताने के चांसेस मिलते हैं, तो आप उसको अच्छे से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे से बता पाएं। इंग्लिश की पोएम वाली बात लगभग सबने बताई थी जी। हाँ, इंग्लिश की पोएम, हिंदी की पोएम, मैथ्स का कोई टॉपिक रखिए, ईवीएस का कोई टॉपिक रखिए। बेसिकली आप प्राइमरी में 3rd 4th 5th से ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश से टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए और कम से कम 10 टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए जो आप इजीली कंफर्टेबल हो ऑन दैट टाइम पढ़ाने को, जब आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। तो इंग्लिश पोएम के बाद आप क्या करते?
हाँ, ये लगभग सर सारे हो गए? हाँ, 11 प्रश्न थे। 11 प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया जो मुझसे 27/2/2019 को पूछे गए थे। जी सर। डायरी में जो डेट डाला हुआ है वो सारा डेट बता रहे हैं। 27/2/2019 का इंटरव्यू हुआ जी। और 30 को या 28 अगस्त 2019 को उन्होंने ज्वाइन किया था। बिल्कुल मेरे साथ ही, मेरे एक दिन बाद आए थे या पहले आए थे? मैं सर एक दिन बाद आए। एक दिन बाद आए थे। मेरे से एक दिन बाद मेरे ही स्कूल में ज्वाइन किए। बिल्कुल। तो हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग रही और गुड। मैं इनमें एक बड़ी बात देखता हूँ कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर तैयार रहते हैं, तो ये एक अच्छा है। अब तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजमान है। सर, डेमो के बारे में आपने किस टॉपिक पे डेमो दिया था, ये बता दीजिए। डेमो सर, जैसा कि अभी मैंने बताया, यही इंग्लिश की पोयम मिली थी मुझे। अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने दिया था या आपने सेलेक्ट किया था? उन्होंने दिया था। सीधा कहा कि इंग्लिश का पोयम पढ़ा? हाँ सर, उनके पास जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो दे हैव द सेट ऑफ द बुक्स। हाँ, द सेट ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स दे हैव 3rd 4th 5th 1st and 2nd। तो दे हैव टू चूज एनी बुक, कोई भी एक किताब वो लेंगे और आपसे कहते हैं कि आप इस टॉपिक पर पढ़ाइए। और संयोग मुझे किताब दे दी थी उन्होंने कि इस पोएम को आप पढ़ाइए। किताब मेरे हाथ में दे दी और इस पोएम को आप पढ़ाइए। पोएम पलट के दिया कि ये पोएम पढ़ा? हाँ, एक क्या पोएम बात है। निकाल कर दी कि ये पोएम आप बताइए। क्यों हो? हाँ। तो याद है कुछ पोएम कोई तो था? पोएम सर एज सच मुझे याद नहीं है। थोड़ा क्लास और क्लास सर एज सच मुझे पर्टिकुलर ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उस पोएम को अच्छे से पढ़ा नहीं पाया था। मतलब चूंकि बिफोर प्रिपरेशन नहीं होती है, अच्छे से पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, और उस पोएम को लेकर उसी टाइम एक्शन तैयार करना, उसी टाइम उसको प्रेजेंट करना कहीं ना कहीं उतने अच्छे से, उतने बेहतर तरीके से मुझसे नहीं हो पाया था। अच्छा। लेकिन फिर भी ठीक रहा। प्रयास किया? हाँ, प्रयास किया और पूरा मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब मंच का जो अनुभव था वो मिला होगा ना? मिला, बिल्कुल मिला। और अगर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो आप मैनेज कर लोगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है सर। बोर्ड सीमेंट वाला था या चौक वाला, कैसा था वो बोर्ड? बोर्ड ब्लैक था सर, श्यामपट जिसको बोलते हैं। सीमेंट वाला? सीमेंट वाला जो दीवार में ही रहता है? हाँ, दीवार में रहता है, सीमेंटेड रहता है, ऊपर से ब्लैक पेंट होता है, ऐसा बोर्ड था। और चौक जो है रखा रहता है साइड में, वहाँ से आपको लेना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइट ऑन दैट बोर्ड। पढ़ाने के बाद कहा कि आप बैठ जाइए, कितने देर डेमो देने दिया? सर मेरा अगर डेमो में पूरी कविता पढ़ाया या कुछ मिनट के बाद बैठा दिया? नहीं, पूरा पढ़ा है सर मैंने, पूरा। मतलब आपको जो है एक स्ट्रेंजा लगभग? हाँ, नहीं सर, पोएम एक्चुअली छोटी सी थी। अच्छा। नियर अबाउट मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 8 लाइन्स उस पोएम में रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी रही होंगी। तो वो पोएम मेरी से 3 से 4 मिनट में मैंने थोड़ा सा जो उसको रीड करके जो भी मुझे समझ में आया, जैसे मुझे पढ़ाने चाहिए था, मैंने उसको जो है उनके सामने रखा। एंड उसको अगर आप टॉपिक भी कुछ लिख पा रहे हैं या कुछ इसमें टिपिकल वर्ड आ रहे हैं या न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसको भी आप बोर्ड पर एज अ टीचर एक्ट करेंगे आप। इससे तो एक कंक्लूजन ये आया कि पहली से मतलब 1st क्लास से 5th क्लास तक प्राइमरी के टीचर पोएम वगैरह को थोड़ा देखते रहें। हाँ, मैंने सिर्फ बार बार बताया है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको बोल रहा हूँ 10 टॉपिक्स आप तैयार करें, उसमें पोएम्स को आप कम से कम 3 पोएम्स हिंदी की, 3 पोएम्स इंग्लिश की आप कम से कम प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पोएम्स से ज़्यादातर अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलता है और पोएम को आप अच्छे से एक्ट करके पढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा वो आपके लिए। जी, मतलब सर प्राइमरी टीचर है, मैं टीजीटी हूँ, और भी कई टीचर्स हैं जो एस्पिरेंट्स को मदद करने के लिए खुल के तैयार हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी, और चूंकि इंटरव्यू का जो संभावना बन रहा है वो मई तक जा रहा है। हाँ, मतलब कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अनुमान ही लगा अभी सकते हैं, एज बच्चे सच, पूछते हैं। जी हाँ, एज सच तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रयासरत हैं हम लोग, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने अर्जन किया है, जो भी हमने सीखा है अपने आसपास से, डिफरेंट एग्जाम्स देखिए। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है सर एक ही एग्जाम में देकर सिलेक्ट हो गए हैं। इससे पहले हमने बहुत एग्जाम्स दिए हैं, उसमें फेलियर्स भी देखा है। तो ये सबके साथ होता है और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और जरूर आप एक दिन जो है अच्छा करेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगता है आपको? सर देखिए, मनीष सर को मैं स्टार्टिंग से जब मैंने ज्वाइन किया है तभी से मैं देख रहा हूँ। एक कहता ना कि द बिम्ब ऑफ एनर्जी, द थिंक ऑफ एनर्जी, जैसे एक सूरज होता है वो सबको रोशनी देता रहता है, एक दीपक होता है वो जलकर सबको बताता रहता है, इसी तरह मेरे लिए मनीष सर है। मैंने देखा है कि जब भी कभी इनसे बात होती है, क्योंकि अब दूर दराज इलाकों में या इस तरह में नौकरी करने में थोड़ा सा ये भी होता है कि आप थोड़ा सा कट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर से बात करने से एक एनर्जी मिलती है और इनका प्रयास देखकर एक लगता है कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और बच्चों की मदद कर सकते हैं। जो भी हमसे रिक्वायरमेंट है वो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है सर का और बहुत अच्छा जो है प्रयास कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है और भविष्य में जो है बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, सिलेक्शन से पहले भी मैं इसमें इन्वॉल्व था, पर टीचिंग का ही काम था, कंपटीशन का ही था, और उसके बाद भी। तो अब चाहें तो स्कूल से आएँ, अपना बैठ जाएँ, अपना गप्पे लड़ाएँ,
इससे बेहतर है कि अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करें। जो बेचैन हैं, जो जिन्हें पता ही नहीं इंटरव्यू होता है, क्या चल रहा है, उनके डर को ख़त्म करेंगे तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी सेटिस्फैक्शन देता है, बच्चों का भला होता है। तो ये जी बिल्कुल। तो इसमें हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो है काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप समाज के लिए देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। आप 5% भी करते हैं अपनी सैलरी का या कुछ भी जो भी आप दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए भी इफेक्टिव होता है और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हम आपकी मदद कर पाएँ, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और सर जब हम थे वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई शेड्यूल बन नहीं पाया, लेकिन करेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। मतलब जो शिक्षा हमने समाज से प्राप्त किया है और उसका उपयोग आप केवल पैसों के लिए कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। आप खुल के आप मदद करने के लिए तैयार हुई है। आपके अंदर जो यदि किसी भगवान ने गुण दिया रखा है, तो हमने केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लिया, हमने एसएससी में सिलेक्शन लिया, सर ने राजस्थान के प्राइमरी टीचर में एज ए टीचर पढ़ाया। बहुत सारा अनुभव है जो आपको मिलेगा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक से बढ़कर एक टीचर हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका कोई भी प्रश्न होता है आप कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न का मतलब है इंटरव्यू रिलेटेड प्रश्न करना। ज़्यादा कब आएगा मतलब कब होगा रिजल्ट, कटअप कितना जाएगा, इस बात के का जवाब देने के लिए हम असमर्थ हैं, हम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम टू द पॉइंट आपकी इंटरव्यू पे बात करेंगे, टू द पॉइंट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स हमें बताए और मतलब एक एक बारीकी क्वेश्चन आपने लिख के, पहला टीचर इंटरव्यू लिया जिन्होंने अपनी उस दिन की डायरी को, डेट को, एक एक प्रश्न को लिख के लाए और आपको मुझे लगता है मतलब सभी टॉपिक को टच कर गया वो तो इंटरव्यू। हाँ, यहाँ पे कुछ खास देख लिया क्या? नहीं सर, अब देखिए इसमें अब इंटरव्यूअर क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये तो अब मेरे उस पर बाहर है कि आपके अंदर कोई व्यक्ति क्या देख लेता है, कोई कुछ भी नहीं देख पाता है, कोई बहुत कुछ देख लेता है आपके अंदर। तो ये पैनल पर डिपेंड करता है, लेकिन आप कोशिश करें अपना 100% दें और बहुत बेहतरीन तरीके से करिए और बहुत आसान रहिए और ज़रूर आप एक दिन जो है सिलेक्ट होंगे। जी, तो इन्होंने सिलेक्शन लिया रिटर्न में, इंटरव्यू में, और इन छोटी सी उम्र में इनके डेप्थ को आप देखकर समझ गए होंगे कि एक बेहतर अनुभव का पुलिंदा है, एक्सपीरियंस का, केवल इंटरव्यू में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर एक सेक्टर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर अपने इन केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू को शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका और मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद।